नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, टॉपर्स 2.0 बैच में हिंदी की क्लासेस आप लोगों की चल रही है शाम 5 बजे और हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड का हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है क्लास में। बताओ आप सभी कैसे हो, कौन-कौन क्लास से जुड़ चुका है। क्लास में है रेनू, मोहित, पिंकू, संध्या, गौरव, राहुल, शिव, सत्यम, समीर, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप लोगों की जो 12 घंटे की महामैराथन हुई थी फ्राइडे को, उसके बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। तो आप सभी साथियों में से जो भी अपने पिछले कोर्स को मात्र एक क्लास में कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी अगर आप जो मार्च वाला बैच था हमारा उसके साथ चलना चाहते हैं, तो आप उस 12 घंटे की मैराथन को 2-3 दिन में 4-4 घंटे करके कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप टॉपर्स बैच से भी हिंदी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का कोर्स बाकी बच्चों से पीछे न चलकर 7-7 अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन साथियों को लगता है कि हमें कहीं भागने की जल्दी नहीं है, हम तो अपना कोर्स नवंबर या दिसंबर तक ही खत्म करना चाहते हैं, तो वो आपके टॉपर्स 2.0 बैच से क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपर्स 2.0 बैच में हमने पद्य खंड की पहली कविता आप लोगों की पवन दूतिका से खत्म किया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय कंप्लीट किया है और ये आपके खत्म करने के बाद हमने इसकी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और देन हमने गद्य खंड का पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर को शुरू किया है। इस चैप्टर में 3 चीजें उन्होंने बताई थी, वो कौन सी थी? तो आप कहेंगे कि राष्ट्र, सबसे पहले हमने समझा कि राष्ट्र क्या होता है। हमने कहा राष्ट्र मतलब होता है कि वह भूमि जिस पर लोग रहते हैं, है ना। राष्ट्र कैसे बनता है? जब भूमि होती है, उस पर रहने वाला जन होता है, मनुष्य होता है और वे आपस में बंधे होते हैं एक संस्कृति से, तो ये आपके मिलकर राष्ट्र को बनाता है। तो इसमें सबसे पहले भूमि को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट भी किया था कि भूमि क्या है। भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है, अनंत काल से विद्यमान है और हमें इसके प्रति, इसके भौतिक स्वरूप के प्रति जागरूक होना चाहिए, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था और आज हम उसी के आगे प्यारे साथी बढ़ेंगे। ठीक, हमने कहा था कि जो भूमि है ना, भूमि, इस पर रहने वाला जन यानी मनुष्य और इनकी आपस में जो संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, ये सब मिलकर किसी राष्ट्र को बनाता है और भूमि इसकी सबसे पहली चीज है ना। यानी आपकी वह भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देवताओं के द्वारा किया गया है, अनंत काल से विद्यमान है। हमें इसके भौतिक रूप का मतलब जो इसका बाहरी रूप है, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, ये सब इसका भौतिक स्वरूप है। तो हमें इसकी सुंदरता और इसकी समृद्धि के प्रति सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। यही हमारा आवश्यक कर्तव्य है, यानी जिम्मेदारी है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति यानी इसके भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र से प्रेम करने की जो भावना होगी बलवती होगी, मजबूत होगी। ये हमने देखा था। ठीक है, तो सभी साथी बताओ, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे ना। इसी के आगे हमें कंप्लीट करना है। ठीक, पीडीएफ आप लोगों की क्लास के साथ में ही अपलोड होता है। मैराथन वाला पीडीएफ मैंने चेक नहीं किया कि आपके अपलोड बैच में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मैं आज टीम से बोलकर उसको अपलोड करवा दूंगी। इसके लिए आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं लेना, मेरे को समय नहीं मिल पाया पीडीएफ चेक करने का। तो अगर बाय चांस आप लोगों के बैच में पीडीएफ अपलोड नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी। एप्लीकेशन की पीडीएफ क्लास नोट्स वाले फोल्डर में तो हो गया होगा, टीम ने कर दिया होगा, लेकिन हो सकता है बैच में उन्होंने ना किया हो। तो इसके लिए मैं आज शाम को उनको बोलूंगी, तो विदिन 24 आवर्स यानी कल तक आपको वो पीडीएफ जो मैराथन वाला है वो अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ टॉपर्स 2.0 में भी करवा दूंगी और उधर भी करवा दूंगी। ठीक है, और अगर जो है आप लोगों को पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर भी हो गया है पीडीएफ अपलोड। ठीक है, अच्छा कुछ कह रहे हो गया, कुछ कह रहे नहीं है, तो मैं क्लास के बाद चेक करके फिर वो आगे देखूंगी, अगर नहीं हुआ होगा तो करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो देखो, हमने भूमि के बारे में समझा था कि भूमि के प्रति हमें क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। फिर हमने देखा आगे कि यह जो पृथ्वी है ना, यह जो हमारी पूरी पृथ्वी है, यह क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी राष्ट्रीय विचारधारा मतलब जब हमने देश की, आप भारत को यहाँ एक देश की तरह समझो, एक राष्ट्र की तरह समझो। तो जब मैं कहूंगी कि मैं अपने भारत देश से प्यार करती हूँ, आई लव माय इंडिया, तो ये बोलने का मतलब क्या है? इसको बोलने का मतलब है, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले जो भूमि, मातृभूमि है, इससे मुझे प्रेम करना पड़ेगा। और मातृभूमि के प्रेम करने का मतलब यहाँ के नदी, पहाड़, पर्वत, सड़कें, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है उसके प्रति जागरूक हो जाऊं, जिम्मेदार हो जाऊं। तो ये मेरा प्यार कैसा होगा? तो कहोगे सचेत वाला प्यार है। ऐसा नहीं कि बस कह दिया, नहीं। अगर मैं इसकी पृथ्वी की जो भी संसाधन होंगे, नदी, पहाड़, पर्वत, इन सबका ख्याल रखूंगी, तो यही पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ प्यार होगा, जमीन के साथ जुड़ा हुआ प्यार होगा, धरती मां के साथ जुड़ा हुआ प्यार होगा। तो यही पृथ्वी, यही धरती जिस पर आप रहते हो, यही समस्त सारे राष्ट्रीय विचारधारा यानी राष्ट्र के प्रति जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, इसकी जननी है, यानी इसको जन्म देने वाली है। ठीक, कहा जो राष्ट्रीयता, राष्ट्र से प्रेम करने की भावना पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी। आपको कि मैं प्यार करता हूं और आप गंदगी करो इसमें। ठीक है, आपको कि भैया मैं तो जो है अपने घर से बहुत प्यार करता हूं और घर को आप गंदा कर रहे हो, तो ये प्यार खोखला। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर राष्ट्रीयता है, राष्ट्र से प्रेम करने की आपके बात कहते हो, तो फिर अगर इसकी जड़ें आपकी पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, आपकी जो है इसको आप नहीं समझते, तो वह निर्मूल है। निर्मूल का मतलब है आधारहीन है। इस प्रेम का कोई जड़ नहीं है। जैसे बिना जड़ का पेड़ जल्दी ही सूख जाएगा, तो ऐसे ही ये वाला प्रेम जो राष्ट्रीयता जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, यह भी निर्मूल है, यानी इसका कोई आधार नहीं है। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्र से प्रेम करने की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का यानी राष्ट्र से प्रेम करने के भाव आपकी उतने ही अंकुर पल्लवित होंगे। अंकुर का मतलब है बीज, आपके पल्लवित यानी फलेंगे फूलेंगे। जैसे बीज अगर आप मिट्टी में दबा रहे हो, तो वो बीज में जितना खाद पानी आप डालोगे, तो वो बीज क्या जो सिर्फ पेड़ निकलेगा वो उतना हरा भरा होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र से प्रेम करने की भावना पृथ्वी के साथ गहराई में जुड़ी होंगी, तो हमारे अंदर ये जो प्रेम के भाव फूटेंगे, तो वो भी उतने हरे भरे होंगे, यानी उतने ही भाव आपके फलेंगे फूलेंगे। ये बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। इसीलिए हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप यानी जो दिखाई दे रहा है, हमें इसके आद्य उपांत यानी शुरुआत से लेकर अंत तक सारी जानकारी और इसकी सुंदरता और इसकी उपयोगिता, महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इसके महत्व को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है और इस कर्तव्य की पूर्ति हमको सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित अर्थ क्या होगा? राष्ट्रीय भाव, राष्ट्र से प्रेम करने के भाव, इमोशंस। जैसे मैंने कहा मैं भारत से प्रेम करती हूं, तो मैं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने भारत देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। तो ये मेरे मन में राष्ट्रीय भाव है, राष्ट्र के प्रति इमोशन है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, इसको राष्ट्रीय भाव कहते हैं। इसको अंकुर पल्लवित होंगे, अंकुर माने बीज, पल्लवित होंगे यानी फलेंगे फूलेंगे। तो मेरे ये बीज तब जाकर मजबूती से अपना अपना असर दिखाएंगे जब ये भावना मेरे अंदर उतनी मजबूत होगी, है ना। तो जब भावना मजबूत होगी तो मैं अगर जान देने की बात आएगी तो सच में जान दे दूंगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ कहा है, वो अंदर मेरे दबा नहीं है, वो बात मैंने गहराई से वो बात नहीं कही, बस बोलने को कह दी, तो मैं अपनी जान नहीं दूंगी। तो यानी ये बीज अपना रूप कब दिखाएंगे? जब ये भावना गहरी होगी। पल्लवित होना, फलना फूलना। बीज को आप जब मिट्टी में अच्छे से दबाओगे, खाद पानी दोगे, तभी तो बीज से पौधा बनेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, बीज आपने ऐसे ही कहीं पर छोड़ दिया, तब उससे पौधा थोड़ी निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्र से समर्पित होने के भाव, इमोशंस जब पृथ्वी के साथ गहराई में जुड़े होते हैं, तब जाकर ये राष्ट्रीय भावों का अंकुर, यह बीज फलता फूलता है, पल्लवित होता है।
इसीलिए हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जो भारी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये नदी, पहाड़, पर्वत, खेत, खलिहान, मिट्टी, इन सब की आदि उपांत शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कहा पृथ्वी से जिस भी वस्तु का संबंध हो, है ना, पृथ्वी से जुड़ी हर एक चीज हो, उस चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, छोटी से छोटी यानी मिट्टी है, छोटी चीज है, हवा है, छोटी चीज है, नदी पर्वत है ना, ये हमारे जंगल है, ये सब हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों के अंदर आ जाएंगे। तो पृथ्वी से जुड़ी कोई भी चीज जो बहुत छोटी से छोटी हो चाहे बहुत बड़ी से बड़ी हो, इसका कुशल प्रश्न मतलब कि ये आपके ठीक है। हवा को हम जैसे अभी प्रदूषित करते जा रहे हैं, तो हमें पृथ्वी से जुड़ी इस हवा के बारे में सोचना चाहिए था पहले से कि भाई हम इसका प्रदूषण लगातार क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या चीजें हैं जो इस हवा को प्रदूषित कर रही है, गंदा कर रही है, क्या चीज है जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, हमें इसके बारे में पूछना चाहिए था, सोचना चाहिए था। फिर वे कारण जिनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था, उन कारणों पर रोक लगाने की जरूरत थी, उन कारणों को हटाने की जरूरत थी। इसीलिए कहा कि हमें पृथ्वी के साथ जुड़ी जो भी चीज है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए कमर कसनी चाहिए, अर्थात तैयार होना चाहिए कि भाई हर छोटी से छोटी चीज जो हमारे आसपास हमारी पृथ्वी से जुड़ी है उसके बारे में हम जाने, पूछे, सवाल करें। पृथ्वी का सांगोपांग मतलब संपूर्ण तौर पर अंगों और उपांगों के साथ इस पृथ्वी का संपूर्ण तौर पर अध्ययन करना, उसके बारे में जानना समझना एक जागरणशील, एक जागरूक राष्ट्र के लिए बड़ा आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। तो जो जागरूक देश होता है, जैसे बहुत सारे देश होंगे जो कि पर्यावरण को साथ में लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं कि देश का विकास करना है तो पर्यावरण की बैंड बजा दी, नहीं, बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो अपना विकास के मार्ग में भी आगे बढ़ रहे होंगे और पर्यावरण के साथ भी उन्होंने संतुलन बनाया होगा। तो कहा जो जागरूक राष्ट्र होता है वह अपने इस अध्ययन को यानी पृथ्वी से जुड़े हुए संपूर्ण अध्ययन को बड़े आनंद देने वाले कर्तव्य के रूप में मानता है और इसको समझने में हमें मजा आता है। जैसे मैंने कहा मैं मां से प्यार करती हूँ, तो मुझे अपनी मां के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और ये पता करने में मुझे आनंद भी आना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो यानी मेरा प्यार कैसा है, खोखला है। तो ऐसे ही इस पृथ्वी से जुड़ा प्यार तभी आपका मजबूत माना जाएगा जब आप इससे जुड़ी हर एक बारीक चीज को जानना चाहोगे और अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहोगे। फिर आगे कहा कि गांवों और नगरों में हम देखें तो हम कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि अगर हम मिट्टी में ऐसी खाद डालते हैं जो कि आपकी कैसी हो, रसायनों से मिली हुई हो, तो उससे मिट्टी में लगातार जो छोटे छोटे जीव होते हैं वे मरते हैं, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है। तो कई सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए वो क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक इतने सारे खेतों में केमिकल्स डाल देते हैं जिससे कि धीरे धीरे मिट्टी की क्वालिटी गिरती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। तो ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अनजाने में करते हैं, यानी हमें पता ही नहीं कि भाई सही क्या है गलत क्या है, तो हमने कर दिया। तो हमें सबसे पहला कर्तव्य ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से कि ऐसे केंद्र बनाए गांवों और शहरों में जिसमें लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो गांवों और नगरों में ऐसे सैकड़ों केंद्र बनाने चाहिए, ऐसे सैकड़ों केंद्रों का सूत्रपात यानी शुरुआत होनी चाहिए जिसमें आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उदाहरण के लिए कहा जैसे पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ यानी बादल प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। जैसे आप देखो कि बरसात का क्रम है, तो हर साल जैसे अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो बरसात में हर साल ये बादल आएंगे, है ना। और बादल क्या करेंगे, तो उन्होंने जो इस आपके समुद्र है, तालाब है, झरने हैं, इनसे जो जल भाप के तौर पर उड़ाया है, इनसे तो आपके बादल बनते हैं, यानी जल इकट्ठा किया है, उस जल को बरसाकर वापस खेतों में, है ना, नदियों में आपके छोड़ देते हैं। तो ये जल आपके नदी जो जमीन है, खेत है, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो यानी ये जो उपजाऊ शक्ति है ना, फसल उत्पन्न करने की शक्ति है, पृथ्वी के अंदर किसी चीज को जन्म देने की शक्ति है, इसको बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है कि हर साल समय पर बारिश हो। तो बारिश का जल एक अमृत के समान है जो कि खेतों की जमीन की उर्वरता को, उनकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। कहा हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन की परिधि यानी अध्ययन की बाउंड्री के अंदर शामिल होने चाहिए। तो पृथ्वी से जुड़ी हर चीज, चाहे वो हर साल समय पर आने वाले मेघ हैं, बादल हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। उन मेघ जलों से, उन वर्षा के पानी से, वर्षा की बूंदों से परिवर्धित बढ़े हुए प्रत्येक तृणलता, प्रत्येक तिनके और वनस्पति का, है ना, इनका परिचय करना हमारा कर्तव्य है। तो बरसात होने के बाद आप देखते हो कि चारों तरफ एक हरियाली छा जाती है, हरियाली छा जाती है यानी पेड़ पौधे, है ना, तिनके आपके बढ़ते हैं। तो हमें इनके बारे में भी बारीक अध्ययन करना चाहिए कि बरसात होने से किस तरीके से ये पौधे बढ़ते हैं, क्या कारण है कि बरसात होने के बाद तुरंत आपको ये चारों तरफ एक हरियाली दिखाई देती है, सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना। ये हमारे अध्ययन के अंतर्गत आने चाहिए। इस प्रकार जब हमारे चारों ओर से ज्ञान के कपाट यानी दरवाजे खुलेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपके हर व्यक्ति है ना, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट यानी दरवाजे खुलेंगे, यानी हर तरफ से हम जानने के लिए अपने आसपास की चीजों को जागरूक होंगे। ठीक है, तो कपाट मतलब क्या है, दरवाजा। और जब हम चारों ओर से अपने ज्ञान के कपाटों को यानी अपने जानने के दरवाजों को खोलेंगे, तब क्या होगा, तब कहा सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों मतलब अनेकों वर्षों से शून्य और अंधकार में भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखेगा। तो जो हम सैकड़ों वर्षों से इस पृथ्वी के बारे में सोचते ही नहीं है, परिवर्धित मतलब बढ़ना, बेटा कठिन शब्दों के अर्थ इधर लिखे हुए देखो, ये रहा उपजाऊ शक्ति, जमीन में उत्पादन करने की क्षमता। जैसे आप गेहूं बो रहे हो, गेहूं पैदा होगा, तो अगर आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति अच्छी है तो गेहूं अच्छा होगा, अगर जमीन की उपजाऊ शक्ति अच्छी नहीं है तो गेहूं की फसल कम होगी। तो उपजाऊ शक्ति मतलब होती है जमीन में खेती योग्य ताकत, मेघ मतलब बादल, अमृत जल यानी जीवन देने वाले, वर्षा रूप बारिश के रूप में जल, सींचना मतलब जल देना। ठीक है, फिर आपके कहा परिधि मतलब दायरे, हमारे परिधि में आने चाहिए, हमारे पढ़ने के दायरे के अंतर्गत आने चाहिए। परिवर्धित मतलब बढ़ा हुआ, जो आपकी बरसात होने के बाद पौधे, है ना, आपकी जो घास है, तिनके हैं, ये सब आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो परिवर्धित हुए तृणलता यानी लताएं, घास, पौधे, पेड़, वनस्पतियां, हरियाली चारों तरफ दिखती है, इनका सूक्ष्म परिचय यानी इसका बारीकी से अध्ययन हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हमारे चारों ओर से ज्ञान के कपाट यानी ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तो सैकड़ों वर्षों से जो हम शून्य और अंधकार मतलब क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि प्रकृति का कैसे ध्यान रखना है, तो हमें पता नहीं है, तो यानी उस दिशा में हम क्या है, शून्य है। और अंधकार मतलब अज्ञान,
तो यहाँ पर जिस चीज को हम नहीं जानते उसको हम अंधकार से डिनोट करते हैं। जैसे इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो यानी कुछ ना दिखाई देने का मतलब अज्ञान है। तो अज्ञान और अंधकार दोनों एक समान अर्थ देने वाले हैं। जैसे इस कमरे में मैं अंधेरा कर दूं तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर होंगी लेकिन मुझे दिखाई नहीं देंगी क्योंकि इस कमरे पर अंधेरा है। तो अंधेरे में क्या होता है? अज्ञान, यानी हम जानते नहीं है कि हमारे आसपास क्या क्या है। तो ऐसे ही इस प्रकृति को हम नहीं समझते, तो यानी प्रकृति के लिए हमारे मन में एक शून्य और अंधकार की स्थिति है। यानी आम आदमी से आप जाकर पूछो, जो आपको नदी में कपड़े धोते हुए अपनी भैंस में नहलाते हुए दिखते हैं, उनसे पूछो कि भाई साहब ये क्यों कर रहे हो आप, इसे नदी का पानी गंदा हो रहा है, तुम्हें पता है इसका क्या असर पड़ेगा? वो कहेंगे अरे कुछ कछु ना होवे लल्ला, है ना, हम तो कितने सालों से यही काम कर रहे हैं कि हम नदी में ऐसे कपड़े धोते हैं। नदी में कपड़े नहीं धोएंगे तो कहाँ धोएंगे? नदी तो साफ हो जाती है, गंदी कहाँ होती है? तो उसको पता ही नहीं है कि भाई वो नदी में कपड़े धोना या भैंस नहलाने से क्या होगा, या जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी हम सीधे बिना उसको सोचे समझे नदी में डाल दे रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या है? ज्ञान से शून्य है। इस प्रकृति के बारे में, जो हमें पृथ्वी के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए था उससे शून्य है, अंधकार में है ना। तो कहा कि सैकड़ों वर्षों से जो हमारा प्रकृति के प्रति शून्य और अंधकार का जो जीवन हमने बिताया है, इसमें एक नया उजाला हमें दिखाई देगा, यानी हम जागरूक होकर अपने आसपास की चीजों को समझेंगे। कहा धरती माता की कोख, कोख क्या होता है? गर्भ। तो धरती माता की गर्भ में जो अमूल्य निधियां, अमूल्य यानी जिनका कोई मूल्य नहीं है, बेशकीमती, बहुत कीमती निधियां यानी खजाने, तो है ना, निधियां मतलब खजाने, पृथ्वी के गर्भ में छुपे खजाने। तो पृथ्वी के गर्भ में कौन से खजाने छुपे हैं? तो आप देखते हो कि जब आप कोयला मिलता है, हीरा मिलता है, तो वो हमें खदानों से मिलता है। हम खूब खुदाई करते तो हमें कोयला या आपके धातुएं या आपके जो तेल पेट्रोलियम वगैरह है ना, या हीरे जवाहरात, ये सब हमें धरती को खोद कर मिलते हैं। तो ये सब क्या है? खजाना है, निधियां है। ये कहाँ है? पृथ्वी के पेट में, गर्भ में है। तो इसीलिए इस धरती माता की कोख में यानी गर्भ में जो अमूल्य निधियां, ये जो बेशकीमती खजाना है, ये भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो वसुंधरा शब्द में दो शब्द, वसुंधरा शब्द को देखेंगे तो वसुंधरा का मतलब क्या है? तो वसुंधरा में दो शब्द हैं, एक है वसुन, एक है धरा। वसुन मतलब होता है धन संपत्ति, वसुन का मतलब क्या है? धन संपत्ति, ठीक है, धन और संपत्ति, धन दौलत जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, धन दौलत। और धरा मतलब धारण करने वाली। तो यहाँ पर पृथ्वी की गर्भ में क्या है? धन संपत्तियां हैं, तो इसीलिए इसको हम वसुंधरा कहते हैं, क्योंकि ये धन संपत्तियों को धारण करती है। अब कहोगे धन संपत्ति को कैसे धारण करती है, धन दौलत को कैसे धारण करती है? भाई आपने पृथ्वी के गर्भ को खोदा, खुदाई करी, वहां से आपको कोयला मिला, उस कोयले को आपने बेचा या उससे बिजली बनाई, ठीक है, पेट्रोलियम, आपको खुदाई करके पेट्रोलियम मिला, उससे आपने क्या करा? अपने लिए जो पेट्रोल वगैरह होता है, डीजल वगैरह होता है, ये सब बनाया। तो ये क्या है? ये पैसा ही तो है, इसको आप बेचोगे, अपने देश के विकास में लगाओगे, तो ये सब क्या है? पैसा ही तो है। जो धातुएं आपको मिली, जो हीरे जवाहरात मिले, उस सबसे आप धन ही तो कमाओगे। तो इसीलिए इस पृथ्वी के अंदर इतनी सारी धन संपत्ति है, तो इसीलिए इसको वसुंधरा कहा जाता है, यानी धन संपत्ति को धारण करने वाली कहा जाता है। ठीक, तो क्या कहा कि धरती माता की कोख में, गर्भ में जो अमूल्य निधियां, जो बेशकीमती खजाना है, ये भरा हुआ है, जिसके कारण इसको वसुंधरा यानी धन संपत्ति को धारण करने वाली ऐसा कहलाती है। और कहा इस सबसे कौन परिचित ना होना चाहेगा? अब जब हमारे मन में आता है कि भैया हम जब क्या करते हैं, हम खुदाई करते हैं तो हमें कोयला मिल रहा है, हमें जो है धातुएं मिल रही हैं, हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, तो अब ये धन संपत्ति है, सीधे सीधे धन दौलत है, तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे ना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हमें ये खजाने मिलेंगे, है ना, क्या खोद करके क्या मिलेगा और उसका हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे कि अपने देश को आगे बढ़ा सके। तो कहा इस धन संपत्ति से, धन दौलत से कौन ना परिचित होना चाहेगा? आपके सपने में आपकी बुढ़िया दादी आई है, वो कहे कि हमारा जो वो पीछे वाला खेत है ना, उसको खोदो, उसके अंदर जो है एक मटका छुपा है और मटके में खूब सारा जो है खजाना है, तो आप तुरंत पहुंचोगे फावड़ा लेकर के, है, पूरा खेत खोद दोगे। वो खेत में नहीं मिलेगा तो जितने खेत होंगे सबको खोद डालोगे। हो सकता है दादी ने आगे वाला खेत बोला हो, हमने पीछे वाला खोद दिया, क्यों? क्योंकि अब तुम्हें है कि वहां खजाना छुपा हुआ है। तो ऐसे ही इस वसुंधरा, इस धरती के अंदर जो खजाना छुपा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं, जिसके कारण ये वसुंधरा कहला रही है, तो कहा उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, इसको कौन नहीं जानना चाहेगा। तो ज्ञान के कपाट का अर्थ है ज्ञान के द्वारा सोचने समझने की शक्ति, कि जब हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, यानी हम सोचेंगे, समझेंगे, इस धरती को बारे में जानना चाहेंगे। शून्य मतलब जो हमारे अंदर सैकड़ों सालों से खालीपन है, या हमें पता ही नहीं कि भैया यह इससे क्या होता है। अंधकार मतलब अज्ञानता की स्थिति, जहां हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारे क्या करने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उजाला मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश, है ना, प्रगति। धरती माता की कोख पृथ्वी की गहराई, जहां खनिज जल संपदाएं छुपी होती हैं, अमूल्य निधियां, अनमोल खजाने, और यहाँ खजाने बोलने से मतलब खनिज जल, मिट्टी, वन, तेल जो हमें खुदाई करके मिलते हैं। वसुंधरा पृथ्वी का एक नाम है और इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि वसु मतलब धन संपत्ता से भरपूर, धरा यानी धारण करने वाली यानी धरती, ऐसी धरती जो क्या करती है, अपने अंदर आपके खनिज, तेल, गैस, उपजाऊ मिट्टी ये सब रखती है, इसलिए इसको वसुंधरा कहा गया है। कहा लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो आप देखते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की जो धातुएं होती हैं, जैसे मैंने कहा अनेक प्रकार की धातुएं कौन सी हो गई, तो हमने कहा कि जैसे आपको लोहा मिला, है ना, आपको जो है हीरा मिला, चांदी मिला, ठीक है, ये सब जो धातुएं हैं ये पृथ्वी की गर्भ में, पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों में तैयार होता है। जैसे कोयले को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो कहा कि पृथ्वी की गर्भ में ये जो धन संपदाएं आपको मिलती है, ये लाखों
लाखों करोड़ों वर्षों से आपकी पृथ्वी के गर्भ में क्या मिलती है, पोषण प्राप्त करती है। जैसे आप अपनी मम्मी के गर्भ में 9 महीने पोषण प्राप्त करते हो और 9 महीने बाद आपका जन्म होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही पृथ्वी की गर्भ में, पृथ्वी के अंदर दबे हुए ये जो धातुएं हैं, ये जो खजाने हैं, ये जो कोयला है, ये सब हमें प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। तो इसीलिए कहा कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं, इनको पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। और जो दिन रात बहने वाली नदियां हैं, ये क्या करती है, ये पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यानी आपकी जो नदियां बहती हैं, तो नदियां पहाड़ों से निकलती है, और ये नदियां जब पहाड़ों से निकलती है तो इतनी तेजी से निकलती है कि रास्ते में आने वाली जितनी